लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, अगर दिमाग में केवल पढ़ाई रहने दो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें ही तो करके दिखाना है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 6 का जो 1, 2 और 3 चैप्टर का डिस्कशन कर चुके थे और अध्ययन उसका कर चुके थे और उसका रीडिंग बारीकी से लगा चुके थे। और हम लोग यहाँ पर चौथा चैप्टर, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है मानचित्र, इसका आज हम लोग यहाँ पर रीडिंग देने वाले हैं। इसको बारीकी से समझने वाले हैं कि क्या कह रहा है। इस क्लास 6 का चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक मानचित्र, जो हम लोग पहले सरकारी स्कूल में झोला लेके जाते थे, बोरा लेके पढ़ने, वही है, सेम वही है। क्लास 6 का उस समय का बात याद करिए दोस्तों, जिस समय हम क्लास 6 में थे। और ये एनसीईआरटी का बुक ऐसा हमको फ्री में मिलता था पहले सरकारी स्कूल में, पता नहीं अब मिलता है कि नहीं, लेकिन पहले फ्री में मिलता था। तो यही चैप्टर 4 है, जिसका नाम है मानचित्र। तो इसको आप हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप पिछले अध्ययन में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ये पहले ही सतर्क कर दिया यहाँ पर कि आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पिछले अध्ययन में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। यहाँ पर कह रहा है कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे हम अपना कोई भी देश का कैसे माइंड में सोच सकते हैं, कौन देश किसके बगल में है, उसके लिए मानचित्र का ही उपयोग करना पड़ेगा। अपने गांव है तो वो गांव माइंड में है कि वो पछियारी टोला में कौन जगह खाली है, उत्तरवारी टोला में कौन जगह मकान बना हुआ है, ये ज़रूर माइंड में है। लेकिन आपको कहेगा कि इंग्लैंड के बगल में कौन देश है, तो आपको पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। तो उसके लिए क्या मानचित्र का उपयोग हम लोग करते हैं और मानचित्र को माइंड में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तब जाकर उसको अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके बगल में कौन पड़ोसी देश है, कौन छोटा देश है, कौन सा देश है। तो वही है यहाँ पर कह रहा है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। देखिए, मानचित्र अभी हम लोग क्या क्लास 6 में ही चौथा चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन ये मानचित्र आपको क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक कि जनरल कंपटीशन में पाइएगा पढ़ने, तो वहाँ तक इसका पीछा आप लोग करते हैं, मतलब वहाँ तक आपका पीछा करेगा मानचित्र। और मानचित्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए। जो मैप है, मैप से बहुत ही जीके जीएस, बिना मैप के तो कोई जीके जीएस पढ़ ही नहीं सकता है। मैप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सोचिए, हम लोग को क्लास 6 के ही पढ़ाया जाता है मानचित्र, लेकिन उस समय तो कितना स्टूडेंट बच्चा ही होता है, एक हाथ में बोरा और पैंट संभालते हुए उस समय का वक्त है, जो एक हाथ में बोरा और एक हाथ में पैंट संभालना ही सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा जंग जितना था क्लास 6 के समय। लेकिन हम लोग अभी तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य, यहाँ पर कह रहा है कि तथ्य हो सकते हैं। जब इसको थोड़ा लंबा कर दिए, थोड़ा छोटा दिख रहा था, जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यही दोस्तों, यही एटलस आपको पढ़ना है। आप इससे छुटकारा तो पा ही नहीं सकते हैं। अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, बिहार पुलिस दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जो चीज़ को भी तैयारी करना है आपको, एनडीए हो, ये सभी में एटलस का जरूरी पड़ता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें
को नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप, जिसको हिंदी में कहा जाता है एक होता है मतलब जिसे पॉलिटिकल हो गया उसमें वही देश उसके बारे में दर्शाया रहेगा, और जो फिजिकल हो गया उसमें पहाड़, नदी, झरना, दर्रा ये सब दर्शाया गया रहता है, जंगल। तो पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? भौतिक मानचित्र। पहले भौतिक मानचित्र हम लोग पढ़ लेते हैं। वही देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भौतिक मानचित्र में क्या कह रहा है। भौतिक मतलब फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का राजनीतिक मानचित्र नीचे दिया हुआ है जो होता है पॉलिटिकल मैप। तो फिजिकल मैप में क्या कह रहा है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जो अब अभी हम बोले हैं दोस्तों वही लिखा हुआ है, नदी, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। दोस्तों अगर हम लोग अभी जो इंटर में जो पढ़ रहा है उससे पूछेंगे कि मानचित्र कितना प्रकार का होता है, जो 12th में पढ़ रहा है तो वो नहीं बता पाएगा। सीधे कहेगा कि हाँ मैप होता है, और वो में कहेगा कि आँख चुनिया जाता है उसको ताकने से। देखिए यहाँ पर 6 क्लास में ही बता दिया गया है कि राजनीतिक मानचित्र होता है। हमको तो खुद मालूम नहीं था, ये जनरल कॉम्पिटिशन में आया तब पता चला कि 2 प्रकार का मानचित्र होता है, एक फिजिकल होता है, एक पॉलिटिकल होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिजिकल में यही सब है। अब यहाँ पर राजनीतिक मानचित्र दिया हुआ है जिसे पॉलिटिकल मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया गया है, क्या किस प्रकार का अध्ययन हम लोग करेंगे? तो राज्य, नगर, शहर तथा गांव, विश्व के विभिन्न देश एवं राज्य तथा उनकी सीमा दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। 100 बात है यहाँ पर। दोनों अंतर समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। ये ऐसा नहीं है कि क्लास 6 के बच्चे इसको पढ़ सकता है। जो भी जितना भी NCERT है, जितना भी एग्ज़ाम है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितना भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए नस्तेनाबूद करने के लिए NCERT का बुक काफ़ी होता है। ये बात तो सभी को पता है। एक और याद थीमेटिक मानचित्र यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं इस पर क्या कह रहा है। थीमेटिक मानचित्र कह रहा है कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। यही 3 घटक है, जिसमें पहला यहाँ पर दिया हुआ है दूरी। यहाँ पर कह रहा है कि मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज पर एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल को बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। मान लीजिए कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है, जिसे क्या है मानचित्र पर 2 किलोमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। ऐसा थोड़ी नहीं कि 10 किलोमीटर है तो उतना दूरी दिखाएगा, तो वो जगह नहीं बचेगा, इसीलिए उसी को छोटा करके दिखाया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र एक सेमी स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आओ कुछ करके सीखें, आप यहाँ पर सीख भी सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आओ कुछ करके सीखें। यहाँ पर फिर आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं।
उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 मीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमानों वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर को दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर स्थल पर 500 मीटर की दूरी है ना, तो वो मानचित्र पर मात्र 5 सेंटीमीटर में उसको दर्शा देगा, उतना ही देर में लपेट लेगा उसको। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ देखिए किस प्रकार से समझाया गया है। सामुदायिक केंद्र दिया हुआ है, यहाँ पर पेड़ दिया हुआ है, यहाँ पर खेल का मैदान दिया हुआ है, यहाँ पर विद्यालय है, यहाँ पर कुआं है, यहाँ पर A-B दुकान है, विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, फलोदान है, फल का उद्यान है, मीटर पैमाना। इसी प्रकार से समझाया गया है। एक गांव का मानचित्र, पूरा गांव को लपेट दिया। देखिए इतना ही दूर, गांव इतना ही बड़ा रहता है, पूरा गांव के इतना ही दूर में लपेट दिया है। इसी प्रकार से मानचित्र पर दर्शाया जाता है। आप लोग इसको ज़रूर समझ लीजिएगा बारीकी से, क्योंकि ये बहुत दिन तक पीछा करेगा, बहुत दिन तक पीछा करेगा। प्रधान कौन, उत्तर कौन है या दक्षिण कौन है या पूर्व कौन है या पश्चिम कौन है, इसको आपको समझना ही होगा, क्योंकि ये आपको बहुत दिन तक पीछा करेगा। छुटकारा आप इसे पा ही नहीं सकते, असंभव है। देखो इस प्रकार से उत्तर, जैसे उत्तर हो गया तो उत्तर कहाँ होगा, ऊपर ना होगा। इस प्रकार से समझिएगा कि ऊपर है तो उत्तर है, अगर ऊपर है तो उत्तर है पूरब, ठीक उसके बगल में पूरब। इधर देखिए, हम अपने हिसाब से आप लोगों को समझा देते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, कोई कहेगा पूरब किधर है, तो हमेशा इधर मानिएगा पूरब। जैसे पेज पर, ऐसे पूरब तो आपको देखने से कहीं होगा, लेकिन पेज पर कोई भी कहे तो हमेशा पूरब इधर होगा, तो पश्चिम किधर होगा, पश्चिम इधर ही होगा। तो पश्चिम इसका उल्टा हो जाएगा, पूरब पश्चिम। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और इसको ये बहुत आदमी को, मतलब बहुत स्टूडेंट को क्या बोलते हैं उसको, 10th 12 जनरल कंपटीशन तक समझ नहीं आता है कि ये कौन सा पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है। आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पूरब है और ये पश्चिम है और ये उत्तर है, ऊपर है इसीलिए उत्तर है, और ये दक्षिण है, साउथ है। साउथ, जैसे इंडिया का मैप भी आप देखते हैं तो क्या होता है, साउथ इंडिया मतलब नीचे नहीं, साउथ इंडिया नीचे, साउथ इंडिया है, और ये ऊपर है, उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। दोस्तों आप लोग को बहुत काम देगा ये, अगर याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दिशा हम लोग देख लेते हैं कि दिशा में क्या कह रहा है कि अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। अधिकतर मानचित्र में बना होता है, ठीक है भाई, होता है बना, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। वही समझाया गया है दोस्तों, हम जो अभी बोले हैं वही समझा रहा है। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हो ताकि ये चित्र भी ध्यान से आपको समझ। ऊपर क्या U लिखा है, मतलब क्या है, उत्तर U लिखा होता है। यहाँ पर लिखा U लिखा होता है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। जो हम अभी बताए हैं दोस्तों, वही देखिए किताबी भाषा में यही समझा रहा है। तो वही ना बोलो कि किताबी भाषा और अपने भाषा में बहुत अंतर है, इसको अपने भाषा में कैसे तब्दील करके समझा जाए, बस इस बात पर ध्यान रखना है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। U लिखा हुआ इसलिए उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। वही एक बार उत्तर हो गया तो रेखा बोलिए, चाहे उत्तर दिशा बोलिए, जो भी बोलिए, खाली एक बार उत्तर समझिए कि ऊपर उत्तर होता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं
तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जब आप उत्तर जान गए तो उत्तर का क्या होगा। तो 4.2 में क्या करा है देखने के लिए, मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दर्शाया गया। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं। ये सब रीजनिंग में बहुत काम देगा ये वाला दिशा वाला। ये उत्तर पूरब हो गया, दक्षिण पूरब हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, ये सब भी बहुत काम देता है। बीच की 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सही बात है। चित्र 4.1 में कहा देखने के लिए, निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। पहला, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। दूसरा कह रहा है दुकानों की विद्यालय की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। 4.1 में कह रहा है देखने के लिए, पहला है विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा कितना है। तो विकास का घर कहाँ है, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा क्या होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा उत्तर, ये ऊपर हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये हो गया उत्तर पूरब, क्योंकि इधर पूरब है तो यहाँ पर उत्तर हो गया, तो यहाँ उत्तर पूरब हो गया। और ये पूरब है तो ये हो गया दक्षिण, तो हो जाएगा ये हो गया दक्षिण पूरब। जैसे नीचे यहाँ पर समझाया गया दक्षिण पूरब यही है, दक्षिण पूरब ये है। इसी प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर से इसको बताना पड़ेगा। दोस्तों यही है यहाँ पर क्लास 6 में देखिए इस प्रकार से समझाया गया है। लेकिन उस समय यही बात रहता है कि कोई भी स्टूडेंट उस समय पढ़ने का मूड में नहीं रहता है, मतलब एकदम बच्चा टाइप का। ये ना बोलें कि एक हाथ में पैर संभाल ले हैं, एक हाथ में बोरा धर ले है, अब वही बस उसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी वही है कि वो सलामत से घर चल जाए और सरकारी स्कूल में जाके खिचड़ी खा ले और बस हो गया पढ़ाई, बात ख़त्म। जिस प्रकार से हम लोग भी ऐसे ही पढ़े हुए हैं, सेम ऐसी जब हम जैसे बोले हैं सेम इसी प्रकार से हम लोग भी 6 क्लास में थे। क्या करें, लेकिन अब जाकर पता चलता है कि उस समय हम लोग क्या थे, लेकिन उस समय तो कुछ पता नहीं चलता है, नादान बालक। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। यहाँ पर कह रहा है प्रतीक, किसका प्रतीक कह रहा है, किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार का प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क, पुल, विभिन्न रेल की पटरियाँ या कुएं के दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षर, छाया, रंग, चित्र, रेखा का उपयोग करके दिशाएं दिखाते हैं। सही बात है। आप अगर एटलस पर देखिएगा तो ऐसा तो नहीं ट्रेन बना के दिखाएगा, अक्षर है तो अक्षर लिखेगा, रंग है तो उसको रंग पटा देगा, ऐसे नहीं, उसको सिंबल द्वारा समझाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान की अधिक जानकारी प्रदान करता है। सही बात है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी के दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। क्या कह रहा है, इन चिन्हों की सहायता के द्वारा क्या होगा, मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीक के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। अब थोड़ा मानचित्र में हम लोग समझ जाते हैं, मतलब चित्र में समझ जाते हैं कि किस प्रकार से दर्शाया जाता है। रेलवे को ट्रेन बनाकर तो नहीं दर्शाया जाता है, उसको सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर फोटो में दिया हुआ है, ये जो कि ये 6 क्लास में दिया हुआ आपको बड़ा जो भी इंडियन मैप होता है, वर्ल्ड मैप, सभी में इसी प्रकार से दर्शाया गया रहता है। आप सिंबल के द्वारा तो रेलवे को समझ में आ ही गया होगा, पटरी का सिंबल दिया हुआ अच्छा खासा।
देखिए यहाँ पर लिखा है रेलवे लाइन, लिखा है रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर होगा बड़ी लाइन, पहला ये है बड़ी लाइन, ये है मीटर लाइन, और यह रेलवे स्टेशन, ये है रेलवे स्टेशन है, ये स्टॉपेज है जहाँ पे यात्री लोग खड़ा रहता है। अब यहाँ पर दिखेगा सड़क, पक्की सड़क, कच्ची सड़क। ये पूरा पक्की सड़क है, पूरा एकदम अलकतरा वाला हाईवे है। और ये कच्ची सड़क है, ईंटा उटा वाला रख के ढाल दिया, मिट्टी उट्टी वाला। यहाँ पर सीमा तो अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सिंबल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये राज्य है, ये जिला है। नदी में दिया हुआ कुआं, तालाब, नहर, पुल। तो यहाँ पर ये कुआं है, ये तालाब है, ये नहर है। देखिए नदी में दिया हुआ है, तो ये हो गया कुआं, ये हो गया तालाब, ये हो गया नहर, ये हो गया पुल। मंदिर में है, गिरजाघर है, मस्जिद है, छतरी है। तो ये गिरजाघर है, मस्जिद है और ये छतरी है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट एवं सॉरी दोस्तों, कह रहे थे क्या गलती हो रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा गलती कर दी है, सॉरी। देखिए नदी है, तो हम इसको नदी मान लिए थे, कह रहे थे को छूट का रहा है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दर्शाया गया था इसलिए। तो यहाँ पर देखिए नदी लिया हुआ है, तो ये नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, ये नहर है, ये पुल है। मंदिर है, तो ये मंदिर है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, गिरजाघर है प्लस वाला, और ये मस्जिद है, और ये छतरी है। ये पोस्ट ऑफिस है, पीओ, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पीटीओ, पुलिस स्टेशन, पीएस। ये बस्ती है, ये कब्रिस्तान है, ये पेड़ है। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है। ये घास है, ये तो आसानी से समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से एटलस में इंडियन मैप हो चाहे वर्ल्ड मैप हो, इसी प्रकार से समझाया गया रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और चित्र बनाया दिया गया है। ये बसंतपुर है, सुंदरवन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चित्र बना दे, कोई भी समझेगा क्या है, ये पटरी है रेलवे का। समझ में, विद्यालय नहीं समझ में आ जाएगा, पुलिस स्टेशन नहीं समझ में आ जाएगा, ये पूरी पीटीओ वहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, ये पेड़ है, ये नहीं समझ में आ जाएगा सिंबल से। ये नदी है, ये मंदिर है, ये कब्रिस्तान है, ये मस्जिद है। इस प्रकार से नहीं समझ में आ जाएगा, वही दिया हुआ है सुंदरपुर गांव, इसका आसपास का क्षेत्र। तो हम लोग यहाँ तक प्रतीक कहे जाते हैं यहाँ तक देख चुके थे। अब आगे देख रहे हैं कि कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग, पर्वत, पीला रंग, पठार और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र में क्या कह रहा है कि रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमानों पर आधारित न होकर यथार्थ और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्तों को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमानों पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो यही दोस्तों था क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 मानचित्र के बारे में समझाया गया था कि किस प्रकार से मानचित्र को बनाया जाता है। और जब धरातल स्तर पर अगर 5 किलोमीटर तो उसको 5 मीटर 5 सेंटीमीटर दिखाया जाता है मानचित्र पर, और किस प्रकार से सिंबल को बताया जाता है। कुल चैप्टर में यही दोस्तों था, ये 4 नंबर चैप्टर में
कि अगर ट्रेन है तो ट्रेन को किस प्रकार से सिंबल से दिखाया जाएगा, पेड़ को किस प्रकार से, घास को किस प्रकार से दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर यही था इस चैप्टर में दोस्तों। आप लोग घबराइएगा नहीं, इसको बारीकी से एक बार और, अगर एक बार में समझ नहीं आया होगा तो एक बार और मेरे वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और इसको बारीकी से, बस कुल मिला के यही था चैप्टर में। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या कर रहा है, आओ कुछ करके सीखें, ये वैसे ही दिया रहता है टाइम पास के लिए। अगर टाइम है आपके पास तो पास कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, तो फिजिकल, एगो है प्राकृतिक, एगो है राजनीतिक, एगो और था वो देख लीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ था। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से है, तो ये भी मानचित्र के पैमानों से आप क्या समझते हैं, ये ऊपर से लिख लीजिएगा आप लोग। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होता है, क्यों, क्योंकि वो ग्लोब क्या गोल होता है और मानचित्र चपटा होता है, पन्ना जैसे। मानचित्र का एवं खाका के बीच अंतर बताइए। खाका अंत में दिया हुआ है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो कौन सा मानचित्र हो जाएगा, ग्लोब या मानचित्र। मानचित्र अच्छा जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्र का अध्ययन में सहायक होते हैं, यही दिया हुआ है। वृक्ष के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है, अगर वृक्ष है तो उसको किस मानचित्र में दिखाया जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भौतिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र नहीं होगा, भौतिक मानचित्र हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा, ये हो जाएगा भौतिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, तो नीले रंग का इस्तेमाल किसको दिखाने के लिए किया जाता है, मात्र 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, हम चौथा खोज रहे थे। तो नीले रंग का क्या हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, पैमाना है, वही सब दिया हुआ है। हो गया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पर 4 नंबर चैप्टर हो गया मानचित्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 5 नंबर चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और उसको बारीकी से अध्ययन करेंगे। 5 नंबर चैप्टर का क्लास 6 का NCERT बुक का है, 5 नंबर चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।